प्रोविजंस बनाए जाते हैं सर्टेन एक्सपेंसेस के और लॉसेस के लिए, जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है कि ये एक्सपेंस होना है या ये लॉस हो सकता है, लेकिन इनकी खासियत होती है अमाउंट ऑफ विच इज नॉट नोन विद सर्टेनिटी। निश्चितता के साथ इनकी अमाउंट जो होती है उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। जैसे हमें पता होता है हर साल कि हम इस साल जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उस पर हमें टैक्स देना होगा, लेकिन जो टैक्स की एक्चुअल अमाउंट है वो हमको तभी पता चलेगी जब हमारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, फाइनल अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। तो जैसे मान लो कि 2020 जो ईयर है इसके हमें जब प्रॉफिट हो जाएंगे तो इसके प्रॉफिट का पता चलेगा 2020 का जो लास्ट डे होगा उसके बाद। तो क्योंकि लास्ट डे होगा उसके बाद पता चलेगा, तो इसका मतलब एक्चुअल में टैक्स कितना बना इसको हम नेक्स्ट ईयर जान पाएंगे। अब बात आती है मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि 2020 के जो खर्चे हैं वो 2020 में ही खर्चे दिखने चाहिए, ताकि 2020 की जो सेल है, इनकम है, उसमें से घट जाए और हमें प्रॉफिट पता चल जाए। तो इस कारण से हम करते क्या है, अनुमान लगा लेते हैं कि टैक्स कितना बन सकता है, एस्टिमेट करते हैं। यानी कि जो अमाउंट है वो सर्टेन नहीं है, बट हमें ये पता है कि एक्सपेंस जो है ये सर्टेन है, मतलब कि हमें जो टैक्स देना है वो निश्चित बात है, लेकिन कितना टैक्स देना ये निश्चित नहीं है। तो इसलिए हम टैक्स के लिए क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं, उसको कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोविजंस होते हैं वो एक्सपेंसेस या लॉसेस के लिए बनते हैं। इनके एग्जांपल हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो होनी ही हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हमें इस साल ही इनकी अमाउंट ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, केवल एस्टिमेट लगाएंगे और एस्टिमेट लगा करके हम ये पैसा प्रॉफिट में से घटा लेंगे। प्रॉफिट में से घटा करके जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो हमारा बाकी के कामों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो इसी चीज को हम प्रोविजन कहते हैं। प्रोविजन प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि हम जो प्रॉफिट निकालना चाहते हैं फाइनल अपने संस्था के लिए, वो प्रॉफिट हम तभी निकाल सकते हैं जब इनको चार्ज के रूप में नेसेसरीली हम घटा देंगे। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। जब हम चार्ज की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस जनरली दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जिनको कहते हैं, और दूसरे होते हैं एप्रोप्रिएशन। अब जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नेसेसरीली हमको पे करने पड़ेंगे, चाहे हमको प्रॉफिट हो, नहीं हो, कम हो, ज्यादा हो। जबकि एप्रोप्रिएशन जो होते हैं ये एक्चुअल में एक्सपेंस नहीं होते, बल्कि ये प्रॉफिट का एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है, एक नियोजन होता है। प्रॉफिट की प्लानिंग होती है कि कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में रख लेते हैं, कुछ प्रॉफिट को फंड में जमा कर देते हैं, कुछ प्रॉफिट को P&L अकाउंट में बैलेंस में ही रहने देते हैं, और कुछ प्रॉफिट्स को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट के जो एप्रोप्रिएशन होते हैं वो प्रॉफिट का बंटवारा होता है, अगर हिंदी में कहूं तो मैं। जबकि जो चार्ज होते हैं ये प्रॉफिट के अगेंस्ट खर्चे होते हैं, इसी को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। अब इनके जो एग्जांपल हैं ये तो पता ही होगा सबको। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये हम इसलिए बनाते हैं कि हमारी जो एसेट है, फिक्स्ड एसेट, उनकी कीमत घटती रहती है निरंतर, तो इन पे डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रॉफिट में से जो पैसा बचाएंगे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहलाएगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इसलिए रहता है कि हमारे कुछ डेट मतलब डेटर जिनको हमने उधार सामान बेचा हुआ है, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बैड हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं, जिन पे डाउट है हमें कि ये भी हमारा पैसा डुबा सकते हैं। तो अभी तक क्योंकि उन्होंने डुबाया नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, उनके लिए प्रोविजन बना लेते हैं पहले ही कि मान लो हमने उधार इस साल बेचा हुआ है, अब मान लो वो उधार अभी 6 महीने तक और रहेगा, तो मान लो वो उधार नेक्स्ट ईयर में मिलने की उम्मीद है, तो इस साल का अकाउंट जिस दिन हम क्लोज करेंगे उस दिन हम ये सोचेंगे कि यार ये जो उधार है ये तो इस साल का है, अगर इस आदमी ने पैसा नहीं दिया तो ये जो लॉस होगा वो तो इस साल के लिए हो जाएगा। तो यही कारण है कि और हमें पता चलेगा नेक्स्ट ईयर में कि उसने दे दिया पैसा कि नहीं दिया, मतलब वो बना तो नहीं कर रहा है पैसा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेट लगाते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे, और करंट ईयर में ही एक एस्टिमेट लगा करके कि भी इतना जो डेट है वो डाउटफुल हो सकता है, उसको हम पहले ही अपने प्रॉफिट में से घटा लेते हैं। और ऐसा करते क्यों है, ये जो प्रोविजंस वगैरह हम बनाते हैं इसका एक कारण होता है, हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म की जो एजम्पशन है। कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल या एजम्पशन कुछ भी कहो, कंजर्वेटिज्म, और इसके साथ इसको प्रूडेंस भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है प्लेइंग सेफ, यानी कि जो होने वाले खर्चे हैं उनके लिए हम पहले ही प्रावधान कर लें। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की भी आप यहाँ पे देखें, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुपालन के लिए भी हम करते हैं
और यही काम हम प्रूडेंस के अनुपालन के लिए भी करते हैं। तो ये डिपेंड करेगा पर्टिकुलर सिचुएशन पे कि कौन सा कहां पे यूज होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम टैक्स के लिए बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हम इसलिए बनाते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि भी हमें डेटर से पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो डेटर जब नॉर्मली पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, उनको एक आकर्षण दे देते हैं कि भी अगर आप 5 दिन के अंदर दे देते हो तो हम आपको 2% छूट दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो ये डिस्काउंट भी हमारे लिए खर्चा होता है और इसलिए इसके लिए भी हम प्रोविजन बना सकते हैं। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ये बनाया जाता है कि हमें मान लो कोई रिपेयर्स कराने हैं या रिन्यूअल्स कराने हैं अपनी बिल्डिंग में या फिक्स्ड एसेट्स में, उसके लिए बनाया जाता है। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस ही होते हैं और प्रॉफिट में से आवश्यक तौर पे घटते हैं और जब प्रॉफिट बच जाता है उसका हम फर्दर यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिजर्व्स। अब रिजर्व क्या होते हैं, तो जो रिजर्व होते हैं ये मिलते जुलते लगते हैं लेकिन ये अलग होते हैं। रिजर्व होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है, मतलब इससे प्रॉफिट में कमी नहीं आती है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना आपको। ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है, केवल प्लेसमेंट हो जाती है अलग प्रॉफिट की अलग अलग जगह, जिसको हम सेट असाइड रख देते हैं, मतलब अलग रख लेते हैं। और जो बिजनेस में ही रहता है फ्यूचर में, प्रोवाइड फॉर सर्टेन फ्यूचर नीड्स। जैसे मान लो आप एक फर्म में अकाउंटेंट हो, आप अकाउंटेंट हो और फर्म का जो मालिक है, ओनर है, मान लो वो पार्टनर्स हैं या एक ओनर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जैसा सिस्टम हो, आप अकाउंटेंट हैं, आप ये मान करके चलिए आप अकाउंटेंट हैं, आपने देखा फर्म में 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। आप अकाउंटेंट हैं या मैनेजर भी हो सकते हैं, आप मैनेजर हैं, आप डायरेक्टर हैं, तो आपने कहा कि देखो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, अब इस 2 लाख का जो प्रॉफिट है इसको मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस 2 लाख को पूरे के पूरे को ओनर को दे दूं, ओनर को। अब ओनर को जनरली जो दिया जाता है उसकी कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, या तो मैं ओनर के दे दूं या इस 2 लाख को मैं फर्म में ही बचा के रख लूं। तो ज्यादातर जो विवेकशील जो रेशनल अकाउंटेंट या मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ पार्ट तो ओनर को दे देते हैं ताकि ओनर को भी लगे कि मेरे को रिवार्ड मिल रहा है मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बदले में, और कुछ पैसा ये बचा के रख लेते हैं फर्म में ही। और फर्म में भी जो बचा के रखते हैं उसको ये अलग अलग काम में बांट सकते हैं। जैसे कुछ तो फ्री रिजर्व में रख लेंगे, यानी कि 10,000 रुपए रख लिए एकदम फ्री रिजर्व में। फ्री रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जिनको हम किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। और कुछ स्पेशलाइज रिजर्व होते हैं, स्पेशलाइज रिजर्व में रख लेंगे, मान लो 50,000 स्पेशल रिजर्व में रख लिए। स्पेशल रिजर्व भी प्रॉफिट का ही बचा हुआ पैसा है, ये भी प्रॉफिट ही है। तो लेकिन ये किसी निश्चित काम के लिए होता है। तो एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व है, रिजर्व के जो एग्जांपल है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये जनरल रिजर्व किसी भी काम में यूज हो जाता है, इसलिए जनरल रिजर्व को हम फ्री रिजर्व भी कहते हैं। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी कह सकते हैं। ये इसलिए होता है कि मान लो अगर हमारे किसी वर्कमैन को या एम्प्लॉय को कोई चोट लग गई और उसको कुछ कंपनसेशन देना पड़े, तो हम पहले से ही प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रखते हैं और उसमें से इसकी पेमेंट कर सकते हैं अगर बचा रहेगा हमारे पास तो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसलिए होता है कि बहुत सारी संस्थाएं क्या करती हैं कि जब उनके पास सरप्लस फंड होते हैं तो उस सरप्लस फंड का कुछ पैसा वो क्या करते हैं किसी दूसरी संस्था में इन्वेस्ट कर देते हैं कि भी अभी हमारे यहाँ तो जरूरत पड़ नहीं रही है, 10 लाख रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो किसी अन्य कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं, डिवेंचर खरीद लेते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, एफडी कर देते हैं, आरडी कर देते हैं, कुछ भी, तो कहीं भी हम पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। अब जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब उस इन्वेस्टमेंट में क्या है, कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो अगर कभी लॉस हो गया तो उस लॉस को बियर करने के लिए हम कुछ पैसा प्रॉफिट में से पहले से ही बचा के रख लेते हैं। ऐसे रिजर्व को या फंड को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहते हैं, इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए। अब कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व भी एक रिजर्व होता है, लेकिन इसकी खास बात होती है जो कैपिटल रिजर्व होता है ये कैपिटल गेन्स में से या कैपिटल प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है। एक संस्था के प्रॉफिट आमतौर पर 2 तरीके के हो सकते हैं इस लिहाज से, एक होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स और दूसरे होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स या रेवेन्यू प्रॉफिट्स। रेवेन्यू प्रॉफिट जो होते हैं वो संस्था की मेन रेवेन्यू से अर्न किए गए होते हैं, मतलब जैसे हमारा सेल परचेज का काम है तो या मैन्युफैक्चर करके सेल करने का काम है, तो उससे जो हम कमा रहे हैं वो तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं या ऑपरेटिंग के प्रॉफिट्स हैं। तो रेवेन्यू के प्रॉफिट से जो रिजर्व बनते हैं वो जो रिजर्व होते हैं उनको हम रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं, जो रेवेन्यू प्रॉफिट से बनते हैं उनको हम रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं। और क्योंकि ये रेवेन्यू प्रॉफिट से कमाए गए इसलिए ये संस्था के नॉर्मल खर्चों को मीट करने के लिए यूज आ जाते हैं। लेकिन जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट अब कौन से हुए, कैपिटल प्रॉफिट ऐसे होते हैं जो नॉन रूटीन एक्टिविटीज से होते हैं, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस से हटके थी। जैसे हमारा बिजनेस तो था कपड़े बेचने का, लेकिन हमारे पास कुछ फर्नीचर रखा था उसी को बेच दिया हमने,
तो उससे जो, और मान लो वो बेच दिया हमने, प्रॉफिट पे बिक गया, तो अब उससे जो बेनिफिट हुआ वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। तो इसी तरीके से बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी रहती है कि बिल्डिंग कोई बेच दी हमने, कोई इन्वेस्टमेंट कहीं बेच दिए, तो ऐसी एक्टिविटी से जब हमें कोई गेन होते हैं, कोई लाभ होते हैं, शेयर इश्यू करने पे कोई लाभ हो गया कंपनी के केस में, डिवेंचर इश्यू करने पे कोई लाभ हो गया, डिवेंचर को रिडीम करने पे कोई लाभ हो गया, तो ऐसे प्रॉफिट, ऐसे जो कि हमको नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज से हो जाते हैं, उनको हम कैपिटल गेन या कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट को भी हम बचा के रख लेते हैं फ्यूचर के लिए, तो कैपिटल प्रॉफिट को जब बचा के रखते हैं तो उसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व, ये भी एक रिजर्व होता है। अब है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये रिजर्व कोई संस्था इसलिए बनाती है कि जैसे मान लो कंपनी है, तो कंपनी अपने शेयर्स पे अपने शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट देती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो हमको बदले में जो प्रॉफिट मिलेगा उसको हम डिविडेंड बोलेंगे। तो डिविडेंड क्या होते हैं, कभी कभी कंपनी अपनी एक पॉलिसी बनाती है कि हम डिविडेंड जो देंगे वो इक्वलाइजेशन अप्रोच अपनाएंगे, यानी कि डिविडेंड हम हर साल एक इक्वल प्रोपोर्शन में देंगे कि 10% दे रहे हैं तो 10% देते रहें, ताकि हमारी संस्था की जो इमेज है वो बनी रहे। तो अब वो संस्था क्या करती है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में किसी साल ऐसा हो जाए कि लॉस हो गया, तो अब डिविडेंड कहां से देंगे, तो हम क्या करते हैं, जिन वर्षों में ज्यादा प्रॉफिट हो जाते हैं उन वर्षों के प्रॉफिट को हम बचा के रख लेते हैं और इस रिजर्व में रख देते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में। बाद में कभी अगर प्रॉफिट कम हुआ तो इस रिजर्व का पैसा यूज करके हम डिविडेंड बांट देते हैं। नेक्स्ट है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये रिजर्व क्या होता है, ये प्रॉफिट में से बनाया जाता है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है कि जैसे कंपनी ने मान लो आज तो डिवेंचर इशू कर दिए। डिवेंचर होता क्या है, डिवेंचर एक डेट होता है, एक लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कंपनी आम पब्लिक से लेती है। आम पब्लिक से कंपनी जब कोई कंपनी, देखिए डिवेंचर को हम जो वर्बल मीनिंग है मैं वो बता रहा हूं, जो इसका मीनिंग होना चाहिए व्यवहारिक में वो बता रहा हूं बुक से हटके। डिवेंचर एक लोन होता है जो कि कंपनी आम पब्लिक से लेती है शेयर मार्केट के थ्रू। आम पब्लिक से शेयर मार्केट के थ्रू अगर कंपनी लोन लेगी तो शेयर मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको शेयर मार्केट में डिवेंचर बोलते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कोई कंपनी लोन ले सकती है आम पब्लिक से। जैसे आम पब्लिक से शेयर के माध्यम से कोई कंपनी कैपिटल लेती है, वैसे ही डिवेंचर के माध्यम से लोन लेती है। अब ये लोन ले तो लिया, अब आगे ये लोन वापस भी करना पड़ेगा कभी, तो जब कंपनी वापस करेगी उस टाइम पे हो सकता है पैसों की कमी पड़ जाए, तो कंपनी क्या करती है अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें रखती रहती है इस रिजर्व में, जिसको हम बोलेंगे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ताकि जब डिवेंचर्स की हम जब पेमेंट करें, रिडेम्पशन जिसको बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, जब हम इस डिवेंचर नाम के लोन की रीपेमेंट करें तो इस रिजर्व का पैसा हमारे काम आ जाए और हम आसानी से अपने लोन को चुका दें। अब इसके बाद आगे देखते हैं इसी में डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। तो जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है इन दोनों में कि ये प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो प्रोविजन है इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जबकि जो रिजर्व है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। यानी कि रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि प्रॉफिट होगा तो हमें एप्रोप्रिएशन कर पाएंगे, मतलब प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। तो प्रॉफिट का ही प्लेसमेंट है एक से दूसरी जगह। जबकि जो प्रोविजन है ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट अगर कम भी है तो प्रोविजन आप करेंगे ही, अगर प्रोविजन वाजिब है तो, और चाहे आपको प्रोविजन करने से लॉस में ही क्यों ना चली जाए आपकी संस्था, लेकिन प्रोविजन आपको बनाना ही पड़ेगा। अब है टाइप्स ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। जनरल रिजर्व हो सकता है। जनरल रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके लिए कोई निश्चित पर्पज नहीं होता है, उसको संस्था फ्रीली किसी भी काम में यूज कर सकती है, इसलिए इसको फ्री रिजर्व भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड। हाँ, अब यहीं पे एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं, जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड। कभी किसी के माइंड में कंफ्यूजन हो सकती है कि जो रिजर्व है, जनरल रिजर्व और फंड, जैसे हम बोल देते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी बोल सकते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी बोल सकते हैं, इसी को हम डिवेंचर रिडेम्पशन फंड भी बोल सकते हैं। तो ये वर्ड एज इट इज यूज हो जाते हैं, यानी कि डिवेंचर रिडेम्पशन तो है ही, ये डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है और ये डिवेंचर रिडेम्पशन फंड है। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड का जो ज्यादा प्रचलित नाम है वो है सिंकिंग फंड, इसको हम सिंकिंग फंड भी बोलते हैं, एक ही बात है। हालांकि सिंकिंग फंड जो है वो लार्जर कॉन्सेप्ट है इससे। तो अब बात करते हैं
कि जो रिजर्व है और फंड है इनमें क्या अंतर होता है। मैं किसी अमाउंट को रिजर्व बोल देता हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और फिर मैं उसको कहूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो क्या कोई अंतर है? हाँ, एक अंतर है कि जैसे मान लो आपको प्रॉफिट हुए 1 लाख, आपने 1 लाख में से बचा लिए डिवेंचर को रिडीम करने के लिए 20,000, तो ये डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपने बचा लिया। इसमें ये 20,000 रुपया आपके फर्म में ही रहा, यानी कि संस्था के अंदर ही रहेगा। लेकिन आप चाहते हो कि भी ये जो पैसा 20,000 मैंने बचाया है ये कहीं मिसयूज ना हो जाए दूसरे काम में, तो मैंने क्या किया, ये 20,000 अलग से बैंक में जमा कर दिया, कोई एफडी खरीद ली और वहां पे इस पैसे को जमा कर दिया 20,000 को। तो जब मैं रिजर्व का पैसा बाहर इन्वेस्ट कर देता हूं ताकि वो पैसा सेफ रहे, और सेफ ही नहीं रहे बल्कि इनकम भी जनरेट करेगा वो। अगर मैं अपनी संस्था में रखता तो ये 20,000 20,000 रहते, लेकिन अगर मैंने बैंक में रख दिए तो ये 20,000 कुछ एडिशनल 1,500 रुपए इंटरेस्ट का भी लेकर आएंगे। तो ऐसे केस में जब रिजर्व का अमाउंट बाहर इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो उसी रिजर्व को हम फंड बोल देते हैं। अब है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जो किसी निश्चित काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑलरेडी बता चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जहां पे भी मतलब कोई काम लग गया तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक रिजर्व हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं रेवेन्यू रिजर्व पे, मतलब रिजर्व्स का एक क्लासिफिकेशन होता है रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, तो इसके बारे में भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से बनाए जाते हैं। इसके एग्जांपल है रेवेन्यू रिजर्व के जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रेवेन्यू रिजर्व है, तो इसका इंपोर्टेंस क्या है? इसका इंपोर्टेंस ये है कि ये जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं, अगर इनका काम हुआ, जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ी, अदरवाइज ये जो रिजर्व होते हैं ये बाद में प्रॉफिट में भी जुड़ सकते हैं और इवन फ्रीली इनसे डिविडेंड भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं जरूरत के बाद में ये सारे हमारे पास बचे रह जाते हैं, जिनको हम फ्रीली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स का ही पैसा है जो उनका प्रॉफिट हमने बचा के रख लिया था रिजर्व के नाम पे। जब हमारे पास ये ज्यादा रिजर्व हो जाते हैं तो हम फिर से इनको शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अब देखेंगे कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। इसके एग्जांपल है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ, मतलब इसके ये सोर्स है, एग्जांपल क्या कि कहां से बन सकते हैं कैपिटल रिजर्व। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम देखा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक कैपिटल रिजर्व भी होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड लायबिलिटी, प्रॉफिट्स प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, अब इसमें एक कंफ्यूजन किसी को हो सकती है, वो मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। कॉन्सेप्ट ये है, जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो कैपिटल रिजर्व है ये कैपिटल प्रॉफिट से बनते हैं, इसलिए जहां तक संभव हो इनका यूज भी कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में ही यूज किया जाना चाहिए। कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि, जैसे पूंजीगत लाभ है ऐसे ही पूंजीगत हानि भी हो सकती है। जैसे आप शेयर इश्यू करने और डिवेंचर इश्यू करने पे प्रीमियम लेते हो तो प्रॉफिट हो जाता है, वैसे ही आप डिवेंचर डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकते हो तो उस टाइम पे ये लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस को मीट आउट कर सकते हो अगर आपके पास पहले से कुछ प्रॉफिट रखा है तो। अच्छा, शेयर तो आजकल डिस्काउंट पे इशू होते नहीं, 2013 जो कंपनी एक्ट नया बना उसके बाद, लेकिन जो डिवेंचर है वो डिस्काउंट पे अभी भी इशू होते हैं। ऐसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी हो सकता है। तो एक तो ये बात हुई कि इनका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है। तो जो कैपिटल गेन है इनका यूटिलाइजेशन कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में होता है। अब आप कहेंगे कि हमने तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही देखे हैं ये सब, तो होता ये है कि इन प्रैक्टिस क्या होता है, अकाउंटेंट्स जब वहां पे कोई ऐसा स्पेसिफिक केस क्रिएट ना होता है तो वो इनको बाद में कैपिटल लॉसेस को P&L से चार्ज कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे कोई संस्था चाहे तो इनको प्रॉफिट्स में भी ऐड कर सकती है। इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ केसेस को छोड़ करके, जैसे जहां पे कानून आ जाएगा वहां पे तो हमें कानून मानना पड़ेगा, और बाकी के केस में हम इनको प्रॉफिट्स में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि हम जो कैपिटल लॉस है उसको भी P&L में डेबिट में लिख देते हैं, तो कैपिटल इनकम को भी कभी कभी दिखा देते हैं। लेकिन कुछ केस हैं, जैसे अगर आपने प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर लिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो कंपनीज एक्ट कहता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि है, सिक्योरिटीज प्रीमियम की जो राशि है, यानी कि सिक्योरिटी का मतलब होगा शेयर या डिवेंचर पे जो आपने प्रीमियम लिया था, प्रीमियम मतलब आपने शेयर या डिवेंचर जो ज्यादा पैसे पे बेचे थे, तो जो आपके पास इकट्ठा हो गया पैसा, इसको आप, इस पर रिस्ट्रिक्शन है,
रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसको इन कामों में ही खर्च कर सकते हैं। उन कामों की लिस्ट दी गई है कि अगर आप डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हो तो इस पैसे को यूज कर सकते हो। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने में या डिवेंचर्स को रिडीम करने में कोई लॉस बियर कर रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को अगर राइट ऑफ करना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ही कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कि इसके अलावा अगर आप बाईबैक ऑफ शेयर करना चाहते हो, बाईबैक एक विशिष्ट सिचुएशन होती है, स्पेशल सिचुएशन होती है कि जब किसी कंपनी के पास सरप्लस फंड हो जाए तो वो अपने शेयर्स को फिर से वापस खरीद लेती है शेयर होल्डर्स को पैसा दे देती है और शेयर लेकर के उनको कैंसिल कर देती है। ऐसा करने से कंपनी अपना जो ओवर कैपिटलाइजेशन होता है उसकी समस्या को कभी कभी सही कर लेती है, यानी कि जब उनकी कैपिटल जरूरत से ज्यादा दिख रही है बुक्स में। तो ये कुछ केसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ रिजर्व। अब रिजर्व का फायदा क्या होता है, इंपोर्टेंस क्या है, इनका महत्व क्या है। पहला है मीटिंग ए फ्यूचर कंटिजेंसी। फ्यूचर की कोई कंटिजेंसी का मतलब होता है कि अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको मीट करने के लिए, जनरल फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि भी हमारे पास रिजर्व बचे रहेंगे तो अल्टीमेटली संस्था के पास पैसा बचा रहेगा, कैश बचा रहेगा। रिडीमिंग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे डिवेंचर्स वगैरह को रिडीम करने में भी हम रिजर्व्स का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला सीक्रेट रिजर्व। अब सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं, दरअसल ये कोई रिजर्व होते नहीं है सीक्रेट रिजर्व, हम इनको रिजर्व खाली बोल देते हैं। अब उसका कारण क्या होता है कि सीक्रेट रिजर्व ये वैसे रिजर्व होते हैं जो हमने कहीं बुक में नहीं दिखाए गए होते हैं, लेकिन जैसे रिजर्व हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रोंग करते हैं वैसे ये सीक्रेट रिजर्व भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रोंग रखते हैं, लेकिन वो किसी को देखने में नहीं दिखाई देती है। तो इसके कुछ तरीके होते हैं कैसे कोई संस्था इनको करती है। संस्था कर सकती है इन्वेंट्री या स्टॉक को अंडर वैल्यू करके, मतलब हमारा स्टॉक 10 लाख का है, हमने इसको वैल्यूअर से आंकवा दिया कि भी इसकी वैल्यू कुछ कम लगा दो, तो उसने वैल्यूअर ने कह दिया कि ठीक है चलो 8 लाख लगा देते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा स्टॉक की वैल्यू तो 10 लाख है, लेकिन हमने जान करके अपने स्टॉक की वैल्यू 8 लाख कर रखी है। इससे क्या हुआ, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो P&L में 10 लाख की बजाय 8 लाख देखा होगा, और इस कारण हमारा जो प्रॉफिट है वो 2 लाख कम दिख गया होगा। तो टैक्स भी हमको कम देना पड़ा होगा और हमारी एसेट भी कम दिखेगी यहाँ पे, लेकिन वास्तव में हमारी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसके कुछ और एग्जांपल है। अब इन पे एक क्वेश्चन आ जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में कि सीक्रेट रिजर्व बनाने के कौन कौन से इनमें से कौन सा तरीका हो सकता है। तो ये तरीके हैं, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू P&L अकाउंट। कैपिटल खर्चा है लेकिन उसको रेवेन्यू मान करके P&L को चार्ज कर लिया, जैसे मशीनरी खरीदी या मशीनरी की मेजर रिपेयर कराई और उसको नॉर्मल खर्चे की तरह दिखा दिया, तो जो मशीनरी बैलेंस शीट में एसेट में दिखनी चाहिए थी वो एसेट में तो दिखी नहीं, तो एसेट कम हो गई और बेवजह वो P&L में एक्सपेंसेस में दिख गई और प्रॉफिट उससे कम हो गया। तो इससे भी क्या बन जाते हैं, सीक्रेट रिजर्व बन जाते हैं। ऐसे ही मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जरूरत से ज्यादा प्रोविजन बना दे हम डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। कंटेंजेंट लायबिलिटी को शोइंग कंटेंजेंट लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी, अब कोई कंटेंजेंट लायबिलिटी है। कंटेंजेंट लायबिलिटी का मतलब ऐसी लायबिलिटी से होता है कि जो लायबिलिटी है नहीं अभी तक, लेकिन फ्यूचर में वो लायबिलिटी बन सकती है, और फ्यूचर में उसका लायबिलिटी बनना या ना बनना हमारी संस्था के हाथ में ना होकर के किसी बाहर की पार्टी के हाथ में है। ऐसी लायबिलिटी को कंटेंजेंट लायबिलिटी कह सकते हैं। कंटेंजेंट लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज which may or may not become our real liabilities and becoming liability depends upon the external situation। बाहरी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे मान लो कोर्ट में किसी पार्टी ने हम पे केस डाला हुआ है, अब कोर्ट में अगर वो जीत गया तो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। तो आज ही की डेट में हम इसको एक फुटनोट में बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं नीचे कंटेंजेंट लायबिलिटी, लेकिन हम बेवजह उसको एक्चुअल लायबिलिटी अगर दिखा देंगे तो ये इससे क्या होगा कि हमारी लायबिलिटी बढ़ करके दिख जाएंगी और इससे भी सीक्रेट रिजर्व बन जाएगी।